हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन चल रहा है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपनी आज की क्लास। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एवोल्यूशन, जिसमें लास्ट क्लास में हमने देखी थी डार्विन की थ्योरी। आज की क्लास में बेटा हम लोग बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। तो ठीक है, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। तो आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे बेटा साथ साथ हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल। फटाक से हेडिंग लगाइए बेटा, हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं बेटा कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है क्या। तो देखो, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या स्टेटमेंट देता है, क्या कहता है, वो पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे बेटा। ये टॉपिक जो है ना बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। छोटे छोटे स्टेप में बांट के अगर इसको पढ़ते जाएंगे ना तो बहुत ईजी बन जाएगा, अदरवाइज बहुत क्रिटिकल हो जाता है ये। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा कि हमारा हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर कोई पॉपुलेशन, ध्यान से सुनेंगे बेटा, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एवोल्यूशन की प्रोसेस नहीं होती। फिर से सुन लीजिए, एक छोटी सी स्टेटमेंट है कि अगर कोई पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एवोल्यूशन नहीं होता है। तो यहां पर क्या लिखते हैं कि इफ ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम, then it is not evolving। नॉट इवॉल्विंग का मतलब उसमें बेटा एवोल्यूशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो समझने वाली बात यह है बेटा कि यह हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, अगर हमें यह समझ आ जाता है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है, तब हमको हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसे जानेंगे कि पहली बात तो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल ने ये कहा कि पॉपुलेशन जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है वो क्या है, इवॉल्व नहीं कर रही है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी पॉपुलेशन में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, कौन सी में नहीं है। तो कैसे पता चलेगा कि कोई एक पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। तो क्वेश्चन यहां पर यह है कि हाउ वी नो that a population is in हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हमें कैसा पता चलेगा कि कोई एक पॉपुलेशन जो है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो उसके लिए क्या देखना है बेटा, उसके लिए अगर हमको देखना है कि कौन सी पॉपुलेशन, कोई एक पॉपुलेशन कैसे पता चलेगा कि वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो उसके लिए चाहिए हमें बेटा, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि किसी एक जीन की एलील फ्रीक्वेंसी उस जीन पूल में कितनी है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा, देखो इधर मैं क्लियर करता हूं आपको, पहले स्टेटमेंट लिखता हूं। एलील फ्रीक्वेंसी of a gene in a gene pool। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई एक पॉपुलेशन है वो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है, तो उसका आंसर है, हमें पता चलेगा एलील फ्रीक्वेंसी से, किसी एक जीन की एलील फ्रीक्वेंसी से, कहाँ पर, जीन पूल में। तो हमें किसी एक जीन की जीन पूल में एलील फ्रीक्वेंसी ये बताएगी कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर हमको अब दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि सर हमें ये जानना है कि व्हाट इज़ एलील फ्रीक्वेंसी, और हमें ये जानना है कि सर क्या होता है जीन पूल। तो बेटा एक एक कर समझते हैं। पहले समझते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फिर हम ये समझेंगे कि जीन पूल क्या होता है।
ठीक है। तो कैसे पता चलेगा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है? तो आंसर है उसका बेटा कि किसी जीन की एलील फ्रीक्वेंसी की उस जीन पूल में कितनी है, इस बात से पता चलेगा कि वहाँ पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है। ठीक है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे पता चलता है? एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन ए जीन पूल। तो पहले समझ लेते हैं कि बेटा व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी। तो क्वेश्चन यहाँ पर है व्हाट इज एलील फ्रीक्वेंसी। पहले ये समझते हैं कि बेटा एलील की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं बेटा, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं एलील फ्रीक्वेंसी को। मान लेते हैं बेटा हमारे पास एक पॉपुलेशन है, मेरे पास क्या है बेटा, एक पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन में 4 लोग रह रहे हैं। कितने लोग रह रहे हैं बेटा? 4 लोग। इट इज़ ए क्या? इट इज़ ए पॉपुलेशन विच हैव 4 पर्सन, विच हैव 4 पर्सन। कितने लोग हैं बेटा इसमें? 4 लोग हैं। अब इन 4 लोगों में हम लोग लेते हैं किसी एक जीन को, क्योंकि हमें क्या समझना है? हमें समझना है एलील की फ्रीक्वेंसी। अब एलील क्या होता है अभी उसके बारे में भी बात करेंगे। वैसे हमने जेनेटिक्स के चैप्टर्स में इनके बारे में बात कर रखी है। तो हम यहाँ पर लेते हैं बेटा एक जीन का, और जीन है किसका बेटा? जीन है आई कलर का। किसका है बेटा? आई कलर का है। ठीक, अब आई कलर के 2 एलील हैं। एक एलील है ब्लू कलर और एक एलील सपोज करो क्या है? ब्राउन कलर। ठीक, इसके लिए जो एलील है उसको हम कैपिटल बी मान लेते हैं, क्योंकि ये ब्लू कलर क्या है बेटा? ये है आपका डोमिनेंट। ठीक, तो कैपिटल बी को आप क्या मानोगे? ये है आपका डोमिनेंट एलील। वैसे ही ब्राउन कलर के लिए आप स्मॉल बी ले लेते हो, इसको मान लीजिए ये क्या है आपका? ये आपका रेसेसिव एलील है। ठीक, हम लोग चल रहे हैं कहाँ पर? हम लोग पहले समझने की कोशिश कर रहे हैं हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को समझने के लिए हमने एक लाइन लिखी कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन ए जीन पूल डिसाइड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे पता चलेगा हमें कि कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? तो हमें पता चलेगा सर एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन ए जीन पूल। किसी एक जीन पूल में किसी एक जीन की एलील फ्रीक्वेंसी से हमें पता चलेगा कि वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखो यहाँ पर हमने लिया बेटा डोमिनेंट एलील और यहाँ पर लिया हमने रेसेसिव एलील। अब इसका होमोजाइगस फॉर्म अगर लिखेंगे, होमोजाइगस में दोनों जीन कैसे हो, दोनों एलील कैसे होते हैं बेटा? सेम होते हैं। इसका भी होमोजाइगस अगर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल बी हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से बेटा हम 3 तरीके की चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं कैपिटल बी, यहाँ पर लिखा कैपिटल बी और स्मॉल बी, यहाँ पर लिखा मैंने कैपिटल बी और स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। ये कैसा दिखेगा सर? ये ब्लू कलर दिखेगा। इसकी आइज़ कैसे होगी? ब्लू। ये बी इसके ऊपर डोमिनेंट है, ये कैसा दिखाई देगा बेटा? ब्लू दिखाई देगा। और ये कैसा दिखाई देगा बेटा? ये दिखाई देगा आपको ब्राउन। यहाँ तक कोई दिक्कत हो बताइए? नहीं दिक्कत है। अब चलते हैं बेटा, ये 4 लोग हैं। 4 लोग में इसको बनाता हूँ मैं पर्सन 1। ये भाई साहब पर्सन 1 है। फिर यहाँ पर है मेरे पास पर्सन 2। ये भाई साहब दूसरे पर्सन हैं। ये है बेटा पर्सन, 1 मिनट ज़रा होल्ड करिएगा बेटा। तो बेटा इस शहर में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत इलेक्ट्रिसिटी की है। चलिए कोई बात नहीं, वो उसकी अपनी दिक्कत है। हम लोग आइए अपने चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमने क्या कहा बेटा? देखो हमने क्या कहा, एक बार फिर से यहाँ रिकैप कर लेते हैं, फिर से कनेक्ट करते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि कोई पॉपुलेशन अगर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एवोल्यूशन नहीं होगा, यानी वो इवॉल्व नहीं करेगी, यानी उसमें एवोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, फिर सवाल ये उठा कि यार हमें कैसे पता चले कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कोई पॉपुलेशन है कि नहीं है? तो उसका जवाब है बेटा एलील फ्रीक्वेंसी। अब एलील फ्रीक्वेंसी ये कैसे बताती है कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इसके बारे में आएंगे बाद में। पहले हमें यह समझना पड़ता है ना कि एलील फ्रीक्वेंसी होती क्या है। एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन इन ए जीन पॉपुलेशन डिसाइड हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो ये कैसे डिसाइड करती है, कैसे हमें पता चलता है कि
एलील फ्रीक्वेंसी जो है हार्डी विनबर इक्विलिब्रियम ले आएगी कि नहीं ले आएगी, ये सब बातें बाद में करेंगे। पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इसके लिए बेटा हमने एक एग्जाम्पल लिया एक पॉपुलेशन का, और उस पॉपुलेशन में कितने पर्सन हैं, उस पॉपुलेशन में 4 पर्सन हैं। 4 पर्सन में किसी एक जीन को कंसिडर किया। जीन किसका लिया हमने, आई कलर का। और हमें पता है कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जिनको हम एलील कहते हैं। हम कहाँ पढ़ के आए बेटा, इसको हम जेनेटिक्स में पढ़ के आए हैं कि जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम क्या कहते हैं बेटा, एलील कहते हैं। तो इसके 2 अल्टरनेटिव फॉर्म थे, एक ब्लू कलर था, एक ब्राउन कलर था। तो ब्लू कलर वाला जो था वो डोमिनेंट था, ब्राउन कलर वाला रेसेसिव था। तो इसको कैपिटल बी से डिनोट किया, इसको किया स्मॉल बी से। इसकी होमोजाइगस कंडीशन कैसी है, कैपिटल बी। इसकी होमोजाइगस कंडीशन कैसी है बेटा, स्मॉल बी। फिर अब इन चारों पर्सन को देखते हैं कि इन चारों पर्सन का जीनोटाइप क्या है। देखो ये जो आपको दिख रहा है बेटा ना, इसको हम कहते हैं जीनोटाइप, और इसके कारण ये दिख कैसा रहा है, इसके कारण ये ब्लू दिख रहा है, यानी ये क्या है बेटा, इसका फिनोटाइप है। जैसे यहाँ देखो कैपिटल बी क्या है, एक जीनोटाइप है, इसके कारण ये जो ब्लू दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, फिनोटाइप है। कैपिटल बी स्मॉल बी क्या है, एक जीनोटाइप है, इसके कारण ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, इसका फिनोटाइप है। बात समझ रहे हो बेटा, बात समझ रहे हो? तो देखो इधर इस कैपिटल बी को हमने जीनोटाइप कहा, इसको भी जीनोटाइप कहा। इसके जीनोटाइप अलग अलग हैं बट इनका फिनोटाइप क्या है, सेम है। ये क्या है बेटा, ये एक जीनोटाइप है, और ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, ये क्या है बेटा, इसका फिनोटाइप है। अब चलते हैं बेटा हम लोग कहाँ पर, अपने एग्जाम्पल में, कि हमारे पास 4 पर्सन हैं, यानी 4 लोग हैं, ठीक है। अब इन चारों पर्सन का हम लोग देखेंगे बेटा जीनोटाइप, और इन्हीं के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे किसको बेटा, एलील फ्रीक्वेंसी को। तो मेरे पास ये हो गए 4 लोग। अब 4 लोगों में इस आई कलर के जीन को हम देखते हैं कि इनका जीनोटाइप क्या है। तो इसमें है भाई साहब कैपिटल बी, इनमें है कैपिटल बी स्मॉल बी, इनमें भी है कैपिटल बी स्मॉल बी, और इनमें है स्मॉल बी एंड स्मॉल बी, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पर ना 2 तरीके के जीन दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा 2 तरीके के एलील दिख रहे हैं। एक दिख रहा है डोमिनेंट एलील, ये वाला, और एक दिख रहा है बेटा क्या, रेसेसिव एलील। तो जब हम जीन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ना, तो हम डोमिनेंट की भी निकालते हैं और रेसेसिव की भी निकालते हैं। तो हम जीन फ्रीक्वेंसी को कैसे एलील फ्रीक्वेंसी को कैसे निकालते हैं बेटा, तो एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। यहां पर हमारे पास डोमिनेंट एलील क्या है बेटा, हमारे पास डोमिनेंट एलील यहां पर बी है। तो हम बी की कैसे निकालेंगे एलील फ्रीक्वेंसी, वो देखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं बेटा यहां पर नंबर ऑफ टोटल जीन। यहां पर एक लाइन खींचा, नीचे लिखा मैंने नंबर ऑफ टोटल एलील लिख लेते हैं, नंबर ऑफ टोटल एलील। तो टोटल एलील कितने हैं, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बेटा, इस लाइन खींच के नीचे लिख दिया हमने ये 8। ऊपर देखो बेटा, अब किसकी निकाल रहे हैं हम लोग, निकाल रहे हैं डोमिनेंट एलील की। तो यहाँ पर लिखते हैं बेटा नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी डोमिनेंट एलील के नंबर कितने हैं। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। तो यहाँ पर बेटा डोमिनेंट एलील कितने हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर लिखा हमने 4। अब यहाँ पर जो हमारा आंसर आने वाला है ना, वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 0.5। क्या आया बेटा, 0.5 आया। तो ये 0.5 क्या है बेटा, ये एलील फ्रीक्वेंसी है किसकी, डोमिनेंट एलील की। यहाँ तक बात समझ आई बेटा, यहाँ तक बात समझ आई। फिर से देखो इधर, एलील फ्रीक्वेंसी हम किसके निकालते हैं, तो जो जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म है डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील, उसके निकालते हैं, ठीक है। बात समझेंगे बेटा। फिर हमने कहा कि ठीक है कैसे निकालेंगे सर, तो पहले तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं पहले ये काउंट कर लिया, तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ एलील। फिर हमने देखा कि इन टोटल में से कितने ऐसे हैं जो डोमिनेंट हैं, उनको कहाँ लिखा बेटा, उनको लिखा ऊपर। तो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलील, तो आया बेटा ये 4/8, 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गए डोमिनेंट एलील, और ये टोटल कितने हो गए 8। आंसर कितना आया बेटा, 0.5। आंसर कितना आया हमारा, आंसर आया बेटा 0.5। तो ये किसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। ये क्या है बेटा, ये है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, अब ध्यान से सुनिए। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब किसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अब निकालेंगे रेसेसिव वाले की। तो चलिए लिखते हैं बेटा कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ frequency of recessive allele।
ठीक है, रेसेसिव एलील मेरे पास क्या है अभी बेटा, वो है मेरा बी। तो अब यहाँ पर भी वही काम करेंगे जो हमने ऊपर किया था। नीचे क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टोटल एलील, नंबर ऑफ टोटल एलील्स। ऊपर क्या लिखेंगे बेटा, जिस एलील की निकाल रहे हैं ना उसके नंबर को कहाँ लिखेंगे, ऊपर, यानी नंबर ऑफ, ऊपर लिखेंगे रेसेसिव एलील। क्या लिखा हमने, नंबर ऑफ रेसेसिव एलील लिखा। अब देखो बेटा, नंबर ऑफ टोटल एलील कितने हैं सर, 8 हैं। अच्छा, नंबर ऑफ रेसेसिव एलील कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, ये भी कितने हैं 4। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर भी आ गया 0.5। अब सवाल ये उठता है कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील को कैसे रिप्रेजेंट करें और एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील को कैसे रिप्रेजेंट करें बेटा। तो डोमिनेंट एलील की जो ये एलील फ्रीक्वेंसी है ना बेटा, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है पी द्वारा, रिप्रेजेंटेड बाई पी। इसको किससे रिप्रेजेंट किया बेटा हमने, पी से। इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। यहां पर लिखते हैं बेटा रिप्रेजेंटेड बाई क्यू। इसको पी से प्रदर्शित किया, इसको क्यू से। यानी ये किसकी वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ पी एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यू। यानी ये किसकी वैल्यू हो गई, पी एंड क्यू की। और एक लाइन यहां पर लिखता हूं मैं बेटा कि ये जो एलील फ्रीक्वेंसी का सम है, सम का मतलब इनका जो जोड़ है ना वो कितना आना चाहिए बेटा, 1 आना चाहिए। तो यानी ये जो P एंड Q का जो एडिशन है, यानी जो सम है, यानी इसका जो जोड़ है ना बेटा, वो कितना आना चाहिए, वो हमेशा 1 आना चाहिए। तो P प्लस Q इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितना आना चाहिए, 1। यानी P प्लस Q हमेशा किसके बराबर होती है बेटा, 1 के बराबर होती है। आई होप अब आप समझ पा रहे होंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, यानी कि इस पॉपुलेशन में जितनी फ्रीक्वेंसी कैपिटल बी की है उतनी ही किसकी है बेटा, स्मॉल बी की है। तो यहाँ पर दोनों क्या आ गए बेटा, बराबर बराबर आ गए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। तो ये बात हो गई किसकी बेटा, एलील फ्रीक्वेंसी की, कि किसी पॉपुलेशन में हम एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। तो एलील फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ये हो गई बात किसकी, एलील फ्रीक्वेंसी की। अब सवाल आता है कि जीन पूल क्या है। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन में हम लिखने की कोशिश करते हैं बेटा कि व्हाट इज जीन पूल। ठीक है, आप ध्यान से सुनेंगे बेटा। मान लीजिए ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं, ध्यान से सुनेंगे, इस पॉपुलेशन में जितने भी जीन हैं और उन जीन के जितने भी एलील्स हैं, सबको अगर सम करके यानी सबको जोड़कर अगर एक वर्ड बोलेंगे ना, तो उस वर्ड का नाम क्या होगा बेटा, जीन पूल। तो व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल क्या है, किसी एक पॉपुलेशन के सभी जीन और उनके एलील्स के जोड़ को हम क्या कहते हैं, जीन पूल कहते हैं। फिर सुन लो, मान लो जैसे अब मैं इलाहाबाद शहर में हूँ, इस इलाहाबाद में जितने भी आपके लोग हैं, जितने भी लोग हैं उन सबके जीन्स हैं, उन सभी लोगों के जीन और उन सभी जीन के एलील्स को अगर हम जोड़ते हैं तो जो तैयार होता है ना, वो क्या है बेटा, वो है जीन पूल। तो ये एक पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में 4 लोग हैं, इनके सभी के जीन्स प्लस इनके एलील्स के सम को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जीन पूल कहते हैं। तो व्हाट इज जीन पूल, जीन पूल क्या है बेटा, द सम टोटल ऑफ ए जीन एंड देयर एलील in a population is called जीन पूल। इन्हें क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें कहा जाता है जीन पूल। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई बेटा कि सम टोटल ऑफ जीन एंड दियर एलील्स इन ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल क्या है बेटा कि एक पॉपुलेशन के जीन और उनके एलील्स के टोटल को ही हम क्या कहते हैं बेटा, जीन पूल कहते हैं। तो यहाँ से हमें यह समझ आया कि एलील फ्रीक्वेंसी क्या है और यहाँ से हमें यह समझ आया बेटा कि जीन पूल क्या है। यहाँ तक अगर बात क्लियर हो गई हो बेटा, तो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की, और ये देखने की कोशिश करेंगे कि एलील फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करती है हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं कि अगर मेरे पास 4 लोग हैं, सपोज करिए हमारे पास कितने हैं बेटा, 4 पर्सन हैं, और इन चारों पर्सन का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल बी, स्मॉल बी,
स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। तो आपको कहा जाए कि इनमें जीन फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए किसकी, डोमिनेंट एलील की, और इसमें जीन फ्रीक्वेंसी ज्ञात कीजिए रेसेसिव एलील की। तो आप निकाल के बताइए इनमें कैपिटल बी की लिए पी का मान क्या होगा और स्मॉल बी के लिए क्यू का मान क्या होगा, ये आप निकाल के बताइए। ये आपके लिए अभी का वर्क है, तुरंत निकाल के बताइए। वीडियो को पॉज करिए और इसको निकालिए, देन फिर आगे बढ़ते हैं, फिर मैं बताता हूँ कि मान क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करिए और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, फिर मैं बताता हूँ। इसको यहाँ पर सॉल्व करूँगा, फिर आगे चीज़ें रफ करके हम लोग ये चलेंगे, आगे देखेंगे कि हार्डी-विल्बर इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन कर सकते हैं और ये एलील फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करती है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट करेंगे बेटा इसका। चलिए बेटा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये जीन पूल वाला थोड़ा सा लाइन हम रफ करते हैं, फिर पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर आगे चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब ध्यान सुनेंगे बेटा। यहाँ पर देखो, अगर हम निकालते हैं एलील फ्रीक्वेंसी किसकी, डोमिनेंट एलील की, तो फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील अपॉन नंबर ऑफ टोटल एलील। टोटल एलील कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो टोटल एलील कितने हो जाएंगे बेटा, 8 हो जाएंगे। ऊपर क्या रखेंगे हम, P इक्वल टू, देख रहे हैं बेटा P क्या है, P है हमारे एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। अब नंबर देखिए किसके, डोमिनेंट एलील के, 1 2 3, तो कितने हैं बेटा 3। तो अब आप 3 को भाग दीजिए किससे, 8 से, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक ऐसे करके देखिए आप, क्या आ जाएगा बेटा, हाँ 0.37। तो यहाँ पर क्या आ रहा है बेटा, 0.37 आ रहा है। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा हम अगर Q निकाल के देखते हैं, हम Q निकाल के देखते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलील कितने हैं बेटा, वो 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ रेसेसिव एलील कितने हैं, तो 1 2 3 4 5, सर 5 हैं। तो अगर बेटा इसको आप ऐसे करके देखेंगे ना, तो यहाँ पर आंसर आने वाला है आपका 0.63। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या वैल्यू आ गई, P एंड Q की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है डोमिनेंट एलील की एलील फ्रीक्वेंसी, और ये क्या है बेटा, ये है रेसेसिव एलील की एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, बात समझ आई। आई होप आप एलील फ्रीक्वेंसी निकालने में आप सक्षम बन गए हैं। अब चलते हैं बेटा, हम लोग बात करते हैं किसकी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की, कि एक्चुअल में हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं बेटा किसकी, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम की। अभी इसको रफ नहीं करता हूँ बेटा, मुझे थोड़ी सी इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी, इसलिए रफ नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, फिर देखते हैं। यहाँ पर आप छोटी सी हेडिंग लिखिए बेटा, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, अगर कोई पॉपुलेशन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है तो उसमें एवोल्यूशन नहीं होगा, यानी वो इवॉल्व नहीं करेगी। अब कैसे पता चलेगा कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए। इस पॉपुलेशन के लिए P एंड Q की वैल्यू क्या आई थी, सर P एंड Q की वैल्यू आई थी कितना, 0.5 एंड 0.5। अगर इस पॉपुलेशन में ये P एंड Q की वैल्यू ना बदले, ध्यान से सुनो, ये ना बदल रहे, इसका मतलब ये क्या हो जाए बेटा, कांस्टेंट हो जाए, यानी ये फिक्स हो जाए कि इस पॉपुलेशन में हमेशा P एंड Q की वैल्यू इतनी ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यानी ये जो एलील्स है ना, इन एलील्स की डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इस पॉपुलेशन में कभी चेंज ना हो, यानी वो हो जाए बेटा कांस्टेंट, यानी कभी चेंज ना हो। और इस पॉपुलेशन में जब इनकी जनरेशन से, इन 4 लोगों की जो जनरेशन आए हैं, उनमें भी क्या हुई है, उनमें भी ये जो आपकी एलील फ्रीक्वेंसी है ना, ये फिक्स हो, तो इस तरीके की पॉपुलेशन को हम क्या कहते हैं कि वहां पर क्या आ गया है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ गया है। आप मेरी बात को सुनो, मैं कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं वो समझो, नहीं यहां से कॉन्सेप्ट मिस हुआ बेटा ना, तो फिर सब कुछ मिस हो जाएगा। मेरी बात सुनो, मैंने क्या कहा कि हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल को डिसाइड कौन करता है, एलील फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करती है सर, फिर ये बताइए। तो उसका जवाब क्या है बेटा, देखो ध्यान से सुनो कि एलील फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड करती है कि हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम है। तो ये जो पॉपुलेशन दिख रही है, इस पॉपुलेशन के लिए हम क्या निकालते हैं, P एंड Q की वैल्यू निकालते हैं, यानी एलील फ्रीक्वेंसी निकालते हैं किसकी, डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील की। ठीक है, अगर इस पॉपुलेशन में P एंड Q की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता,
कोई चेंज नहीं आता, यानी कि ये क्या हो गई बेटा, कांस्टेंट हो गई। यानी एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा। अच्छा, अब इस पॉपुलेशन की जो जनरेशन आएगी उसमें भी ये एलील फ्रीक्वेंसी फिक्स है कि P बराबर 0.5 होगा, Q बराबर 0.5 होगा। ये बात अगर फिक्स है ना, तब हम क्या कहेंगे कि इस पॉपुलेशन में क्या आ गया है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ गया है। तो कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसकी P एंड Q की वैल्यू कांस्टेंट हो जाए और उसकी आने वाले जनरेशन में भी ये वैल्यू क्या हो, फिक्स हो। तब हम क्या कहेंगे कि वो पॉपुलेशन किस में है बेटा, तब वो कहेंगे कि वो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो ध्यान से सुनो बेटा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्या है कि ए पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग equilibrium when allele frequency of genes are constant and also fixed in अपकमिंग जनरेशन, यानी आने वाली जनरेशन में भी ये वैल्यू क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, देन क्या कहेंगे कि पॉपुलेशन किस में है बेटा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में है। तो कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब मानी जाती है, जब उसमें किसी जीन की बेटा एलील फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए और उसकी अपकमिंग जनरेशन में वो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाए, फिक्स हो जाए, यानी P एंड Q की वैल्यू फिक्स हो जाए। तब हम कहेंगे कि पॉपुलेशन किस में है बेटा, पॉपुलेशन है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में। अब आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाया होगा कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है किसी पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी के द्वारा। ये बात अगर क्लियर हो गई बेटा तो इसको फटाक से अब स्क्रीनशॉट करिए इतनी वाली बात को। उसके बाद फिर हम लोग चलते हैं आगे और फिर हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ये बात डिसाइड करते हैं कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लाने के लिए एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जानी चाहिए। तो एलील फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट करने के लिए कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं, तो जो फैक्टर यानी जो कारक ये डिसाइड करते हैं कि इस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट कर देनी है। तो जो फैक्टर इस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट कर रहे हैं वही तो जिम्मेदार है ना हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के लिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम किससे डिसाइड हो रहा है, जब एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जा रही है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होने का मतलब कि P एंड Q की वैल्यू नहीं बदल रही, भाई ये 0.5 है, ये 0.5 है तो ये हमेशा 0.5 ही रहेगी। ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर देखो डोमिनेंट एलील और रेसेसिव एलील्स के नंबर्स नहीं बदल रहे हैं, वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। और हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब मेंटेन होगा, जब एलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। मैं बार बार एक चीज़ को कह रहा हूँ, आप ये बात समझिए। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे चलते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें सीखते हैं बेटा। रफ कर दे रहे हैं बेटा इसको फटाक से। बेटा क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है, हम लोग कई चीज़ों को सीखने वाले हैं, इसलिए क्लास थोड़ा सा लंबी होने वाली है। पेशेंस बनाए रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात लिखते हैं बेटा कि ये कोई पॉपुलेशन है, मान लो ये एक पॉपुलेशन है, इसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं। ये क्या है बेटा, एक पॉपुलेशन है। ये पॉपुलेशन में मैंने क्या कहा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है। अच्छा एक बात यहाँ पर लिखता हूँ मैं, ये क्या है बेटा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, शॉर्ट में इसको लिख दिया SWE। अब हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर किसी जीन की जो एलील फ्रीक्वेंसी है ना वो नहीं बदल रही है। ठीक है, वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से इसको एक और नाम दिया जाता है बेटा, किसका, जेनेटिक इक्विलिब्रियम का। क्या कहते हैं बेटा इसको, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम इज आल्सो नोन एज जेनेटिक इक्विलिब्रियम। तो कोई पॉपुलेशन
इस हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब रहती है, कब उसकी एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है, उसके पीछे कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिम्मेदार होते हैं। तो क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर लिखते हैं ए पॉपुलेशन रिमेन्स इन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम व्हेन, जब क्या होता है बेटा, नो म्यूटेशन इन पॉपुलेशन, नो म्यूटेशन इज हैपनिंग इन पॉपुलेशन। देखो कोई पॉपुलेशन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम में कब रहती है, जब क्या होता है बेटा, कोई म्यूटेशन नहीं होता कहाँ पर, पॉपुलेशन में, ठीक है। दूसरा बेटा नो जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड बेटा नो जीन माइग्रेशन, नो नेचुरल सिलेक्शन लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ के आए हैं कि क्या होता है बेटा नेचुरल सिलेक्शन। फिफ्थ बेटा लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक। सिक्स बेटा रैंडम मेटिंग का मतलब कोई किसी के साथ मेट कर रहा है, ये बात फिक्स नहीं होनी चाहिए कि इस पॉपुलेशन के ये दो मेंबर हैं, यही दोनों आपस में मेट करेंगे, ये चाहे तो इस तीसरे से मेट कर सकता है, ये चाहे तो चौथे से, ये चाहे तो पांचवें से, ये मतलब यहाँ पर रैंडम मेटिंग हो, ये बात फिक्स ना होगी कौन किससे मेट करेगा। यहाँ पर क्या होनी चाहिए, रैंडम मेटिंग इन पॉपुलेशन। और सबसे लास्ट बात बेटा जो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वो है नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, आपकी एनसीईआरटी में बेटा इसके बारे में बात हुई है, और थोड़ा सा हम बात कर लेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वहाँ पर इन सबको डिटेल में नहीं दिया है, एक लाइन में दिया है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जब जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होता तब क्या होता है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ जाता है। जब जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है तो देखो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आने का मतलब क्या है बेटा कि P एंड Q की वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। तो वैल्यू क्या होती है, अनचेंज्ड, ये चेंज नहीं होती। अगर ये चेंज हो गया तो वहाँ पर क्या हुआ बेटा, वहाँ पर HWE या फिर जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, नहीं होता। यानी आपका हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कब नहीं होगा, जब इसमें क्या आ जाएगा बेटा, जब इसमें आ जाएगा चेंज, यानी P एंड Q की वैल्यू क्या हो जाए, चेंज हो जाए, देन क्या होगा, देन वहाँ पर क्या होगा बेटा, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम नहीं होगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कम होगा जब पॉपुलेशन में कोई म्यूटेशन ना हो, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट ना हो, कोई जीन माइग्रेशन ना हो, कोई नेचुरल सिलेक्शन ना हो, पॉपुलेशन लार्ज हो, रैंडम मेटिंग हो पॉपुलेशन में, और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या होगा बेटा, ना हो, ठीक है। तो ये सारी बात है बेटा। अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर, हम लोग चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट पर, जहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि हमने क्या देखा बेटा, ध्यान से सुनेंगे बेटा। हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये जो मेरा HWE है ना, ये मेरा हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है, ये किस पर डिपेंड करता है बेटा, ये डिपेंड करता है एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन पर, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स पर। ये जीन की एलील फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। अगर ये एलील फ्रीक्वेंसीज यानी P एंड Q कांस्टेंट हैं, नहीं बदल रही हैं, तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आएगा। अगर बदल गई तो ये क्या होगा बेटा, नहीं आएगा। अब यहाँ से बेटा हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ से क्या करते हैं, ये जो इतने सारे कॉन्सेप्ट लिखे हैं ना, इनकी सहायता से क्या होता है बेटा, इनकी सहायता से एलील की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होती है। यानी अगर ये सारी चीज़ें हैं तो एलील की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, एलील फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, यानी चेंज नहीं हो रही है, यानी P एंड Q की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, और वहाँ पर क्या आ गया है, वहाँ पर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम आ गया है। अगर ये बेटा चेंज नहीं हो रही है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम है, तो नॉट इवॉल्विंग, यानी यहाँ पर क्या होगा, नो एवोल्यूशन। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, यानी कोई स्पीसीज का फॉर्मेशन, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एवोल्यूशन नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम आने पर क्या होता है बेटा, नई स्पीसीज के फॉर्मेशन नहीं होते हैं, यानी एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है। अब यहाँ पर बात करेंगे बेटा कि एलील फ्रीक्वेंसी की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं बेटा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। अब हम एक्चुअल उस रूल पर आ रहे हैं जो हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल है, ठीक है, जो फॉर्मूला है अब उस पर आ रहे हैं, ठीक है। तो इस एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन से जो ये डिसाइड करती है कि ये हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा, अगर ये वैल्यू चेंज हुई, ये वैल्यू किसकी है, एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन की है, ये वैल्यू बदली तो ये नहीं होगा, अगर ये वैल्यू अनचेंज रहती है तब क्या होता है, हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम होता है। अब हम ये देखते हैं बेटा कि इस एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बेटा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप क्या होते हैं, ये कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये सब क्या है, जीनोटाइप है। और इन्हीं जीनोटाइप से पता चलता है कि ये कैसा दिखेगा, यानी इसका फिनोटाइप कैसा होगा। जैसे इसको क्या कहोगे, ब्लू दिखेगा, ये कैसा दिखेगा सर, ये भी ब्लू दिखेगा। सर इसका जीनोटाइप ऐसा है, ये कैसा दिखेगा बेटा, ये ब्राउन दिखेगा। तो ये जीनोटाइप से डिसाइड हो रहा है ना कि कैसा आएगा। तो ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे, हम क्या देखेंगे बेटा, हम देखेंगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को, ठीक है, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन क्या डिसाइड करती है बेटा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज। तो क्या लिखते हैं बेटा, विद द हेल्प ऑफ एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ अ जीन, विद द help of allele frequency of a gene, one can get genotype frequencies, one can get genotype frequencies। क्या प्राप्त की जा सकती हैं बेटा, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज प्राप्त की जा सकती हैं। कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, एक फॉर्मूला लिखता हूं बेटा मैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला एक अलग कलर से लिखते हैं बेटा, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ऐसे, ठीक है। ये P प्लस क्यू इक्वल टू 1 आ रहा था, अब इसका क्या बनाया हमने, P प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा छोटी क्लास में, A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, इसको जब ब्रेक करेंगे ना तो यहाँ पर आएगा P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1। ये जो फॉर्मूला है ना बेटा, ये फॉर्मूला किसका है सर, ये फॉर्मूला है आपके जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी का। दिस फॉर्मूला इज यूज्ड फॉर, दिस फॉर्मूला is used for decide genotype frequency। अब ये फॉर्मूला कैसे यूज होता है बेटा, उसको यहाँ पर देखते हैं। हमने क्या लिखा, P स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने क्या लिया था, हमने लिया था एक जीन जो कैसा था बेटा, जो था आई कलर का। आई कलर के जीन के हमने दो फॉर्म लिए थे, एक था ब्लू कलर, एक था बेटा हमारा इसमें ब्राउन कलर, ठीक है। ब्लू कलर के लिए हम इस्तेमाल करते थे कैपिटल बी को, इसके लिए इस्तेमाल करते थे बेटा स्मॉल बी को। कैपिटल देखो, अब इन दोनों से हम कितने टाइप के कॉम्बिनेशन प्राप्त कर सकते थे, कैपिटल बी मिल सकता था जो क्या था, ब्लू था। कैपिटल बी स्मॉल बी मिल सकता था, ये भी क्या था बेटा, ब्लू था। एंड स्मॉल बी मिल सकता था जो क्या था बेटा, जो ब्राउन था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इस कैपिटल बी ये क्या है बेटा, डोमिनेंट एलील है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी प्रदर्शित की गई थी किससे, पी से, ये वाली। अब ये क्या था बेटा, ये ब्राउन कलर जो था ये क्या था, रेसेसिव था, इसकी फ्रीक्वेंसी को किससे रिप्रेजेंट किया गया था, क्यू से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो P है ना, ये P किसके लिए है, P है बेटा डोमिनेंट के लिए। ये क्या है, ये डोमिनेंट एलील है, ये क्या है बेटा, ये है डोमिनेंट एलील। और ये वाला क्या है बेटा, ये है रेसेसिव एलील। तो जहाँ P है ना, ये क्या है बता रहा है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी जीनोटाइप। केवल क्या है यहाँ पर, केवल और केवल यहाँ पर P है, ठीक है,
कैपिटल बी जीनोटाइप का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी किसकी बताएगा, पी स्क्वायर का मतलब होता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील। कैपिटल बी क्या है बेटा, डोमिनेंट है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील बताएगा, क्योंकि पी किसको डिनोट करता है बेटा, वे है डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी के लिए। अब वैसे ही बेटा क्यू किसके लिए यूज़ किया जाएगा, तो सर क्यू यूज़ किया जाएगा रेसेसिव एलील के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी जीनोटाइप, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी जीनोटाइप, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल बी जीनोटाइप किसके द्वारा प्रदर्शित की जा रही है, क्यू स्क्वायर द्वारा। तो इसका मतलब ये स्मॉल बी क्या है बेटा, ये तो रेसेसिव एलील है ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बेटा, ये क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील, किसकी फ्रीक्वेंसी है, रेसेसिव एलील की है। तो सर बात तो हो गई इसकी, अब बात करेंगे किसकी, इसकी। तो ये किसकी बात है बेटा, ये किसकी बात है, ये बात है किसकी, ये बात है कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले की, ठीक है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल बी एंड स्मॉल बी जीनोटाइप। बात समझ आई बेटा। इस फॉर्मूले में ये प्रदर्शित करता है डोमिनेंट एलील को, ये प्रदर्शित करता है किसको, रेसेसिव को, और ये करता है बेटा बीच का, जिसमें एक एलील होता है किसका, डोमिनेंट, और एक होता है किसका, रेसेसिव का, यानी इस वाले को, ठीक है। तो आई होप अब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी बेटा, चीज़ें समझ आ गई। अब कैसे मान लेते हैं, मान लो कोई एक पॉपुलेशन है, अपने आप में क्या होती है बेटा, वो 100% है। इसमें जो डोमिनेंट एलील है पी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने मान लिया कितना है, उसकी फ्रीक्वेंसी मान लिया हमने 0.7 है। अगर 0.7 है तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी सर, 0.3 आएगी, क्योंकि दोनों का एडिशन कितना होता है, दोनों का एडिशन सर होता है 1, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, हम क्या कर रहे हैं बेटा, हम ज्ञात करते हैं यहाँ पर ना कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी वाले कितने हो सकते हैं, और इस पॉपुलेशन में स्मॉल बी वाले कितने हो सकते हैं, और इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी और स्मॉल बी वाले कितने हो सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम लोग ये प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने एक बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लिखने का कोशिश किया है कि इस एलील फ्रीक्वेंसी की सहायता से इस पॉपुलेशन में एलील फ्रीक्वेंसी अगर हमको पता है तो हम ये जान सकते हैं ना कि इस पॉपुलेशन का जीनोटाइप क्या होगा। इस जीनोटाइप के कैपिटल बी जीनोटाइप के कितने लोग हो सकते हैं, स्मॉल बी के कितने लोग हो सकते हैं, और कैपिटल बी और स्मॉल बी के कितने लोग हो सकते हैं ना, हम ये इस फार्मूले से जान सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला क्या है बेटा, ये फार्मूला है किसका, ये फार्मूला है जीन फ्रीक्वेंसी निकालने का किसी एक पॉपुलेशन की, ठीक है, कि कितने लोग हैं उस पॉपुलेशन में इस जीनोटाइप के। तो ठीक है, आइए देखते हैं बेटा क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले बेटा इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे अलग कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब चलिए, P की वैल्यू कितनी है बेटा, 0.7, यानी इसमें P का मान 0.7 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, P स्क्वायर का मतलब है कि 0.7 × 0.7, ठीक है। 0.7 × 0.7 कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 0.49। कितना आ गया बेटा, 0.49। अब चूंकि चीज़ें चाहिए हमको किस में, परसेंटेज में। परसेंटेज अपने आप में कितना होता है, 100 होता है। तो इस 0.49 को हमने इंटू कर दिया किससे, 100 से। तो यहाँ पर क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 49%। कितना परसेंट आ गया बेटा, यहाँ पर आ गया 49%, ठीक है। अब चलते हैं बेटा कहाँ पर, अब चलते हैं रेसेसिव वाले पर। यहाँ पर कितना है सर, क्यू स्क्वायर है। क्यू की वैल्यू कितनी है बेटा, क्यू की वैल्यू है कितना, 0.3, ठीक है। कितना है बेटा, 0.3। अब 0.3 है तो यहाँ से करके देखते हैं बेटा क्या आता है बेटा, यहाँ से करके देखेंगे क्या आता है। तो 0.3 × 0.3 ऐसे करके आप यहाँ से निकाल के आप इसको आप बताएंगे यहाँ पर क्या कितना परसेंटेज आएगा, ये आपके लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसे करता हूँ 0.3 × 0.3, ठीक है। अब ये आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसको आप कैलकुलेट करके बताइएगा। अब इसके लिए मैं बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, 2PQ। 2PQ का मतलब है कि पहले हम क्या लिखते हैं बीच में, हम बीच में लिखते हैं 2 को, ठीक है, इंटू लगाते हैं। P की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 0.7, ठीक है, इंटू करते हैं। फिर Q की वैल्यू कितनी है, 0.3, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा, 7 × 3 = 21, तो 2 × 0.2
0.21। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, इसको ऐसे करूँगा तो ये हो जाएगा 0.42 के आसपास, ऐसा कुछ भी आएगा। आप इसको निकाल के देखिएगा, यहाँ पर इसका इंटू करके आप देखिएगा जहाँ पर कितना आता है। ये सब के सब जो है ना, इसको आप ऐसे करेंगे 0.73 × 21 और यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे। आप फिर देखेंगे कि यहाँ पर कितना आता है और आंसर आपका यहाँ पर कितना आता है। ये 0 लगा लीजिएगा आगे ऐसे, ठीक है, इन सब के आगे ऐसे 0 लगा लीजिएगा। ये दोनों आपके लिए छोड़ता हूँ और आप बताइएगा कि ये वाली कितने परसेंटेज आते हैं। कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए अपना आंसर, और ये वाले कितने आते हैं ड्रॉप करिएगा इसको। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो जाता तो अभी बताएंगे हम कैसे होता है। एक बार इसको सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद फिर आगे आइए। अब इसमें चलते हैं बेटा, हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखने का मतलब है कि ये देखने की कोशिश करेंगे ना कि इन सब का जो रीजन है कि किसी एक पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम आ रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। कोई म्यूटेशन नहीं है, कोई जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं है, कोई जीन माइग्रेशन नहीं है। तो आपके एनसीईआरटी में ना बेटा 2 वर्ड बड़े काम के हैं। एक है आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट ना 2 टाइप का होता है। एक होता है उसमें आपका बॉटलनेक ड्रिफ्ट और एक होता है बेटा आपका फाउंडर इफेक्ट। तो फाउंडर इफेक्ट क्या है वो आपके एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट को बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन हम लोग आगे चलेंगे और फटाक से इसका पहले कमेंट बॉक्स में आंसर ड्रॉप करिए। अब इस यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा होगा बेटा। एक चलो मैं कर देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा, ठीक है। चलो एक मैं कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर इसको इंटू करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 0.42 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.42 को अगर मुझे परसेंटेज में चेंज करना है तो मैं 100 से इंटू करूँगा, कितना आ जाएगा बेटा, 42% आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा बेटा, चलो इसको भी कर ही देते हैं। तो 49% ये वाले दिख रहे हैं इस पॉपुलेशन में। अगर जीन फ्रीक्वेंसी ये है तो, एलील फ्रीक्वेंसी ये है तो ये वाले आपके कैपिटल बी स्मॉल बी कितने दिख रहे हैं, 42%। और ये वाले कितने दिखेंगे उसको देखते हैं बेटा। 3 3 9, ये आ जाएगा 0.9। इसको इंटू करते हैं किससे, 100 से, तो कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 9%। अब आप ओवरऑल मिला लीजिए, ओवरऑल मिलाएंगे तो टोटल कितना आएगा बेटा, 100%। यानी कि इस पॉपुलेशन में कैपिटल बी कितने हैं, इतने हैं। कैपिटल बी स्मॉल बी कितने हैं, इतने हैं। स्मॉल बी इतने हैं। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से कैलकुलेट करी, P की वैल्यू जब 7 मानी, Q की वैल्यू जब मैंने इतनी मानी, तो इतनी मान के हम आराम से इसको कर सकते हैं बेटा। तो फटाक से आप इसको करिए। तो अगला टॉपिक चलते हैं हम लोग किस पर, जेनेटिक ड्रिफ्ट पर। देखने की कोशिश करते हैं क्या होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। एकदम मज़ेदार तरीके से सीखेंगे बेटा, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। लेक्चर लंबा होगा, कोई बात नहीं, होने दो। हमें क्या, हमें तो पढ़ना है, ठीक है। आपको पढ़ना है, हमें पढ़ाना है। आपको दिक्कत नहीं, हमको दिक्कत नहीं, तो चलने दो। टाइम का क्या है, चलने दो, ठीक है। तो पढ़ो आराम से बेटा, स्क्रीनशॉट करो फटाक से, आगे चलते हैं फिर। चलो बेटा, देखो बेटा क्लास बहुत लंबी हो जा रही है, अप्रॉक्सीमेटली 50 मिनट के आसपास होने वाले भी हैं। तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आई थिंक आपको मज़ा कम आता है ना। तो एक काम करते हैं, इस पूरे टॉपिक को ना 2 सेगमेंट में डिवाइड करते हैं। इस टॉपिक में हमने हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल सीख लिया, इक्विलिब्रियम सीख लिया, व्हाट आर P एंड व्हाट आर Q ये सीख लिया। ये एलील फ्रीक्वेंसी हैं किसकी, डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स की, ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे बेटा ना, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट और जीन माइग्रेशन के बारे में। देख बेटा, ये थोड़े से ना बड़े टॉपिक हैं। बड़े टॉपिक्स हैं का मतलब है कि अभी फिर से ये 50 मिनट या 1 घंटे की क्लास लेके और जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा सा ये समस्या हो जाएगी, ठीक है। और बड़े वीडियोज़ जो होते हैं ना बेटा, वो थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत वाले होते हैं कि आप एक साथ एक जगह बैठ कर 1-1.5 घंटे कंसंट्रेट कर पाना, दैट्स अ क्वाइट डिफरेंट टास्क। बट कोई बात नहीं, अभी छोटे से इसको सेगमेंट में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे ये वाली क्लास मिलेगी ना, उसके कुछ टाइम बाद या नेक्स्ट डे पर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी। और कल या परसों तक इन नेक्स्ट 3 लेक्चर में, अगले 3 लेक्चर में ना ये टॉपिक कंक्लूड करते हुए एवोल्यूशन को ख़त्म करना है। और साथ साथ हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेटा इकोलॉजी के जो लेक्चर्स हैं वो मॉर्निंग में मिला करेंगे। और इस जो टॉपिक चल रहा है एवोल्यूशन का ना, ये मिला करेगा कब बेटा, इसके क्लास मिलेगी आपको शाम में, ठीक है। मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे क्या, मॉर्निंग में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी, शाम में हम लोग पढ़ेंगे क्या, एवोल्यूशन खत्म हो जाएगा तो फिर ऐसे सीरियल से बढ़ते जाएंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, फिर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ऐसे करते हुए बेटा हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, उधर अपना इकोलॉजी वाला पोर्शन चलता चला जाएगा। ऐसे में बेटा टारगेट ये है कि 15 जनवरी तक किसी भी तरीके में, किसी भी हाल में ये चैप्टर ख़त्म करने हैं हमको, ये सिलेबस ख़त्म करना है। और आपकी बेहतर प्रिपरेशन के लिए कुछ रिवीजन क्लासेस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करने हैं। तो बेटा सबसे पहले आप सिलेबस ख़त्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है। तो बेटा आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।